गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हमने लेक्चर में लास्ट हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे रेशियो एनालिसिस के। ठीक है, एक बार फिर से सारे फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं, देन हम हमारा स्टार्ट करेंगे। हमारे इल्यूस्ट्रेशन वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रेशियो हमने सीखा लिक्विडिटी रेशियो। उसके अंदर सबसे पहले होगा हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है? क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। और क्विक असेट का मीनिंग क्या होगा? जो भी हमने यहाँ पे करंट असेट ढूंढा है उसमें से हमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस रिमूव कर डालने हैं। कैश रेशियो का मीनिंग क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। बेसिक डिफरेंस इंटरवल रेशियो का मीनिंग क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसके साथ नेट रिसीवेबल एक और ऐड हो जाते हैं, डिवाइड बाय ओपनिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इक्विटी रेशियो का मीनिंग क्या है? शेयर होल्डर की जो भी इक्विटी है डिवाइड बाय नेट असेट। डेट रेशियो का मीनिंग है टोटल डेट डिवाइड बाय नेट असेट। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। डेट टू टोटल असेट रेशियो का मीनिंग क्या है? टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल असेट। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर प्लस अदर बोरोड फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब कि जो भी हमारे प्रोप्राइटर के फंड है डिवाइड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड के अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब बात करते हैं कवरेज रेशियो की। ठीक है, कवरेज रेशियो में सबसे पहले हमने सीखा था डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब कि डेट को हमने कैसे कवर करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस। जो भी हमारी अर्निंग अवेलेबल है फॉर डेट सर्विस के लिए, उसको हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट से। और अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस ढूंढने के लिए हमने बोला था जो भी हमारा ईबीआईटी होगा उसे हम आफ्टर टैक्स कर डालेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब क्या है? हम इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर सकते हैं हमारे ईबीआईटी में से। तो हमने उसके लिए फॉर्मूला बनाया था ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इसका मतलब क्या था? हम हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करने के लिए कितने टाइम ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है या अर्निंग आफ्टर टैक्स है उसको हम डिवाइड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड लाइबिलिटी से। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, उसका मतलब होगा हमारा ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। उसके बाद हमने देखा था टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब था सेल सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो सेल ऑब्लिक सीओजीएस डिवाइड बाय फिक्स असेट। कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स या तो फिर सीओजीएस डिवाइड बाय नेट असेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। बाद में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डेटर्स 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 हमारे आते कैसे हैं? तो डेटर्स हमारे आते हैं क्रेडिट सेल की वजह से। तो हमने क्या बोला था भाई, जो भी हमने क्रेडिट सेल किया डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। उसके बाद पेएबल्स। पेएबल्स कैसे बनते हैं? तो पेएबल्स हमारे बनते हैं क्रेडिट परचेज की वजह से। तो हमने बोला भाई जो भी हमने क्रेडिट परचेज किया डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। यहाँ पे एवरेज का मीनिंग क्या है? एवरेज का मीनिंग है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है। इसके बाद हमने जो बचपन में रेशियो सीखे थे उसकी बात करते। हमने जीपी रेशियो सीखा था 11-12 में। उसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इन 200। नेट प्रॉफिट रेशियो का मीनिंग है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इन 200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मीनिंग है जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइड बाय सेल्स इन 200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से हमने एक्सपेंस रेशियो की चार रेशियो और बनाए थे, और प्लस दो एडिशनल रेशियो मैंने लिखवाए थे। तो एक रेशियो था हमारा सीओजीएस से, एक था ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, एक था ऑपरेटिंग रेशियो, एक था फिनेंशियल एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा हमने एक और रेशियो सीखा था एडमिन और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, ये सारे रेशियो इजी है। यस, ये सारे के सारे रेशियो इजी है। उसके बाद करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें बोला था जो भी रिटर्न हो या प्रॉफिट हो या अर्निंग हो, इन्वेस्टमेंट के सामने कितना कमाया है। तो इसका रेशियो हमारा बना था रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रिटर्न ऑन असेट का क्या था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमने रिटर्न ऑन आरओसीई में हमने दो देखे थे, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स। प्री टैक्स का मीनिंग है जिसमें हम टैक्स माइनस नहीं करेंगे, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जहां पे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या समझा था? जो भी हमारा इक्विटी वाला पोर्शन है, इक्विटी माने इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर वाला दोनों पोर्शन प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है। और प्री टैक्स पोस्ट टैक्स के लिए जो हमारा ईबीआईटी वाला पोर्शन होगा या तो वो प्री टैक्स होगा या तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी सबका रिक्वायरमेंट हो वैसा।
रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट वर्थ इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100। देन ये हमने बचपन में हमने फर्स्ट चैप्टर से सीख रहे वो सारे रेशियो है। ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डीपीएस का मतलब क्या होगा, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे हम टोटल डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड जो भी पे किया होगा इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड पर इक्विटी, एक डिविडेंड को कितना इक्विटी दिया डिवाइड बाय ईपीएस, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। देन प्राइस पी रेशियो था हमारा एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। बाद में डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड, ऐसे दो रेशियो थे जिसमें हमने बोला था डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर प्राइस इनटू 100। अर्निंग यील्ड में बोला था ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इनटू 100। डिविडेंड यील्ड का एक और फॉर्मूला था डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इनटू 100। मार्केट वैल्यू बुक पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, जैसा नाम वैसा काम, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। क्यू रेशियो का फॉर्मूला था भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो भी हमारा मार्केट वैल्यू है इक्विटी और लायबिलिटी का उसका टोटल कर लो डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ असेट, असेट को रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या चाहिए उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मोर और लेस इतने हमारे फॉर्मूलाज हमने देखे थे। अब हम इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो इन अ मीटिंग हेल्ड एट अ सलून, in a meeting held at a Solon Tours at the end of 21-22, the director of HPCL Limited have take a decision of a diversify, ठीक है, have take a decision on a diversify. At present, HPCL Limited sell all finished goods from its own warehouse. The company issue a debenture on 1/4/2022 and purchase fixed asset on the same day. The purchase price have remained stable during the कंसर्न पीरियड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट दे दी है जिसके अंदर हमारा कैश सेल का पोर्शन है 30,000, क्रेडिट सेल का पोर्शन है 2,70,000, टोटल सेल हमारा है 3 लाख रुपए। सीओजीएस हमें डायरेक्ट दे दिया 2,36,000, तो हमारा जीपी हमें मिल गया है 64,000। यहाँ से हम जीपी रेशियो ढूंढ सकते हैं और क्या ढूंढ सकते हैं, सीओजीएस रेशियो, ये दोनों चीजें हम ढूंढ सकते हैं, यस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है भाई वेयर हाउस का, ट्रांसपोर्ट का, एडमिन का, सेलिंग का, और लास्ट में दिया है नेट प्रॉफिट, ओके। यहाँ पे देखोगे 21-22 की डिटेल दी है, 22-23 की डिटेल दी है। वैसे ही हमें बैलेंस शीट दे दी है 21-22 की और 22-23 की। डन। अब हमें इस सम के अंदर मांगा क्या है, डन। सम के अंदर क्या मांगा है, पहले हमें बोला है भाई मुझे जीपी रेशियो दे दीजिए। तो जीपी रेशियो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ग्रॉस प्रॉफिट 64,000 का और सेल से हमारा 3 लाख का। तो जीपी का फॉर्मूला क्या था, लिखो जीपी रेशियो डिवाइड बाय जीपी, जीपी आर इज इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 64,000 डिवाइड बाय 3 लाख परसेंटेज, तो ये हमारा हो जाएगा 21.33। जीपी रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 20 to 23 का 21.33%। 76,000 डिवाइड बाय 3 लाख 74,000, ये हमारा हो जाएगा 20.32%, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट रहा, ये टोटल में सेल दे दिया, पहला सम है इजी सम होगा। तो 21.3% एंड 20.3%, डन। तो ये हमें हमारा सबसे पहले जीपी रेशियो हमें मिल गया। सिंपली देखो क्या किया है, ग्रॉस प्रॉफिट 64,000, सेल्स 3 लाख का, यहाँ पे 76,000, 3,75,000, 4,000 का पूरा सेल है। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल रेशियो। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल सेल्स, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा है कितना। तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये यहाँ पे लिखा है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिसके ये सब पार्ट है। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा 49,000 का और यहाँ पे हमारा 57,000 का, और सेल का पोर्शन तो रिमेन सेम रहेगा 3,74,000। तो 49,000 डिवाइड बाय 3 लाख, 57,000, 3,74,000, ओके, डन। तो ये हमारा आ गया 60.3%, 50.2%, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल रेशियो। उसके बाद हमें क्या बोला है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ढूंढ के दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइड बाय टोटल सेल। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पे ढूंढना रहेगा। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है 15,000
और 19,000 यही हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, देख लेना यहाँ पे कहीं पे इंटरेस्ट या वो नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट का यहाँ पे देख लीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बातें अभी यहाँ पे की नहीं है, तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसे हम हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानेंगे। 15,000, 19,000, सेल है हमारा 3,00,000, 3,74,000। तो देख लो यहाँ पे ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल, 50,000 डिवाइड बाय 3,00,000, 90,000 डिवाइड बाय 3,74,000, 5%, 5.08%। ठीक है, देन अब हमें क्या ढूंढने को बोला है? हमें क्या बोला है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, ये कैपिटल टर्नओवर रेशियो वहां पे नीचे लिखा ही है ना। आह, कहाँ गया? इलिस्ट्रेशन टू इलिस्ट हाँ, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या होगा? सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सेल्स तो हमें पता है भाई 3,00,000, 3,74,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में टोटल कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड हुई है? शेयर कैपिटल की, रिजर्व एंड सरप्लस और डिबेंचर, इन तीनों का मिला के फर्स्ट ईयर में 1,00,000 रुपए और सेकंड ईयर में 1,47,000 रुपीज की कैपिटल हमने डाली हुई है। तो 3,00,000 डिवाइड बाय 1,00,000 एंड 3,74,000 डिवाइड बाय 1,47,000। यहाँ पे ये आ गया 3 और यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया 2.54। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या बोला है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो ढूंढो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो सबने हमें डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो यहाँ पे दे दिया है। देखो ये रहा सीओजीएस, ये रहा 2,36,000 एंड 2,98,000। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? सीओजीएस कॉस्ट, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एवरेज स्टॉक ढूंढना है। एवरेज स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। 21, 22 का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मुझे सबसे पहले चाहिए। तो बैलेंस शीट से मुझे क्या क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा? यस, मुझे बैलेंस शीट से क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 60,000। तो यहाँ पे हमारा है 60,000। ठीक है, एंड ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पे दिया है अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ 40,000 फॉर द ईयर 21-22। तो 21-22 का मतलब कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक हमें दे दिया है 40,000। ठीक है, डन। तो ओपनिंग स्टॉक है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, 40 प्लस 60 1,00,000, 1,00,000 डिवाइड बाई 2, 50,000 हमारा होगा सेल्स। 50,000 होगा हमारा एवरेज स्टॉक और सीओजीएस 2,36,000 जो हमने पहले ही बता दिया था आपको। डन। अब हमारा यहाँ पे 2,90,000 22-23 के लिए हमारा जो स्टॉक है वो है सीओजीएस, वो है 2,98,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी क्या ढूंढना है? हमें यहाँ पे एवरेज स्टॉक ढूंढना है। अब लास्ट ईयर का जो 21-22 का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्या वो 22-23 का ओपनिंग स्टॉक होगा? यस। तो 22-23 में जो 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? वो हमारे लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा हो जाएगा 60,000। ठीक है, एंड हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो बैलेंस शीट के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक बताया 94,000 का। तो ये हो जाएगा हमारा 60,000 प्लस 94,000, ये हो जाएगा 1,54,000 डिवाइड बाय 2। तो हमारा एवरेज स्टॉक हो जाएगा 77,000 का। तो ये 77,000 का आंसर आपका आ गया। डन। इसके बाद हमें क्या बोला है? इसके बाद हमें बोला है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। नेट प्रॉफिट से मुझे नेट वर्थ का रेशियो निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट वर्थ। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट तो हमें यहीं पे हमने यहाँ आगे देख लिया था भाई, 15,000 है और 19,000 है। तो ये 15,000, ये 19,000। हमें अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्थ का मीनिंग होता है मेरी खुद की नेटवर्थ कितनी है। अब एक कंपनी की नेटवर्थ कहाँ से मिलती है? तो एक कंपनी की नेटवर्थ मिलेगी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से। तो पहले वाले में 21-22 में हमारी नेटवर्थ कितनी होगी? 75,000, 25,000, 1,00,000 रुपीज। एंड सेकेंड वाले में होगी हमारी 75,000 प्लस 42,000, 1,17,000।
तो ये 1,00,000, ये 1,17,000, 60.24%, 50%। तो हमारा नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट वाला रेशियो कौन सा है? लास्ट वाला रेशियो है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मीनिंग क्या होगा? एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल। एवरेज रिसीवेबल रिसीवेबल डिवाइड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल। तो सबसे पहले रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड में मुझे एवरेज रिसीवेबल डायरेक्ट बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। तो ये देखो, एवरेज रिसीवेबल हमारे कितने हैं? तो एवरेज रिसीवेबल ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज रिसीवेबल ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। रिसीवेबल के ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ले लो, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब 21-22 का ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल का नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे भाई? ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, मतलब कि हम क्या मानेंगे भाई? ये फर्स्ट ईयर है। अब जब भी फर्स्ट ईयर होता है ना, तब हमें हमारा एवरेज रिसीवेबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपेयर करने के लिए मेरे पास कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा एवरेज रिसीवेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो फर्स्ट ईयर में हमारा एवरेज रिसीवेबल बन जाएगा 50,000। ठीक है, ये रहा हमारा 50,000। ठीक है, देन सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए हमारा एवरेज रिसीवेबल बनेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग था हमारा 50,000 का, क्लोजिंग हमारा कितना है? 82,000 का, तो 50 प्लस 82,000 डिवाइड बाय 2। तो 50,000 प्लस 82,000 डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो जाएगा 66,000 का। डन। तो ये हमारा आ गया 50,000, ये हमारा आ गया 66,000। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज डेली क्रेडिट सेल। ठीक है, तो हमने है ना रिसीवेबल के लिए है ना पूरा एक फॉर्मूला ही हमने पूरा चेंज कर दिया था। यहाँ पे लिखा हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा होगा। ये रहा, ये रहा। इसमें नहीं किया था फॉर्मूला चेंज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कि मेरे रिसीवेबल कितने टाइम में कलेक्ट हो जा रहे हैं। तो मुझे रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड चाहिए। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? जो भी मेरा रिसीवेबल है, एवरेज रिसीवेबल, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज रिसीवेबल को क्रेडिट सेल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्रेडिट सेल पूरे साल का है, मुझे कितने टाइम का चाहिए? मुझे एक साल का चाहिए, तो इस क्रेडिट सेल को भी मुझे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 365 डेज। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया भाई? इस 365 डेज को यहाँ से हटा करके यहाँ मल्टीप्लीकेशन में डाल दिया। तो अब हमारा फर्स्ट ईयर के लिए था एवरेज रिसीवेबल 50,000। क्रेडिट सेल हमारा कितना था? हमारा क्रेडिट सेल है फर्स्ट ईयर का 2,70,000। 2,70,000 इंटू 365। ठीक है, तो 50,000 डिवाइड बाय 2,70,000 इंटू 365, ये हमारा हो जाएगा 67.59। 67.59, तो 67.6 डे। ओके, 59 है, उन लोगों ने राउंड ऑफ करके 67.6 कर दिया। डन। वैसे ही अगर मुझे दूसरे का ढूंढना है, तो ये यहाँ से रिमूव, डिलीट। एवरेज रिसीवेबल थे हमारे 66,000, क्रेडिट सेल हमारा है 3,42,000 इंटू 365। ठीक है, मेथड लिख लेना। इस तरीके से करोगे तो इजी रहेगा। ये हमारा हो गया 64.03 डेज। कुछ गलत कर दिया क्या? 66,000 डिवाइड बाय 3,43,000 इंटू 365, 70.43 डेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है यहाँ पे? इन लोगों ने इन शॉर्ट यहाँ पे क्या किया है? ये है ना, इन लोगों ने क्या किया? पहले इन लोगों ने
क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 365 करके 1 डे का सेल लेके आए, ठीक है, एंड 1 डे के सेल को एवरेज रिसीवेबल से डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, हमने एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल किया, तो मुझे क्या मिला भाई, ये मुझे 1 डे का मिला पूरा का पूरा पोर्शन, इंटू 365 कर दिया। मतलब कि इससे क्या मिलेगा, 1 डे को मैं 365 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा मेरे पास एवरेज रिसीवेबल कितने दिन के, ठीक है। तो ये छोटा सा करेक्शन आप कर लेना, वो वाला मेथड ना समझ में आए तो ये वाला मेथड भी अपने पास है। डन। तो ये पूरा का पूरा अ, हो गया। अब आप यहाँ देखोगे ना, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा ना तो 8 मार्क्स में आएगा। रीजन क्या है, अगर सिर्फ रेशियो ढूंढने के बोले तो अभी ये 5 से 6 मार्क्स का वर्थ रखता है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज बोली है कि रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉय शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, गिव द रीजन फॉर अ चेंज इन द रेशियो फॉर 2 years। तो हमें रीजन देने हैं कि क्यों ये चेंज हो रहा है। तो देखते हैं रीजन, एक या दो का रीजन मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले रेशियो हमारा कौन सा था, जीपी। जीपी क्या हो रहा है, 21.3 से 23%, मतलब कि डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है, तो डिक्लाइन इन ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कुड बी इधर ड्यू टू द रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस और इंक्रीज इन डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। देखो जीपी का रेशियो क्यों डिक्लाइन हो सकता है, तो उसके दो रीजन है। या तो सेल पर प्राइस, मतलब कि एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, या तो फिर जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पोर्शन है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इन दिस केस COGS have increased more than the proportion of incremental in the sales, hence impact in the GP ratio, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा COGS 3 लाख पे 2,36,000 है, मतलब कि कितने परसेंट होना चाहिए था, 2,36,000 डिवाइड बाई 3 लाख परसेंटेज, ये हमारा है 78.86%, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट की तरह वर्क करता है। तो COGS 2,36,000 है, जो पूरे सेल का कितना बन रहा है 78.86। तो और यहाँ पे 3,74,000 का मैं 78.86% करूंगा तो ये बनेगा 2,94,000। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हमारा COGS का पोर्शन है ना वो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 2,98,000 डिवाइड बाय 3,74,000 परसेंटेज, ये हो गया है 79.80% के अराउंड अराउंड। तो ड्यू टू चेंज इन COGS हमारा जीपी है ना रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो COGS की वजह से हमारा जीपी रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि COGS प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है 21-22 के हिसाब से, ठीक है। तो ये एनालिसिस वाला पार्ट था, ठीक है। सेकंड क्या है, सिमिलरली देयर इन अ डिक्लाइन इन द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल, जो हमारा सेकंड रेशियो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल रेशियो, ये क्या हो रहा है 60.3 से 50.2% कम हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसकी वजह से कम होता है, फर्दर एनालिसिस रिवील दैट द कंपैरिजन टू इंक्रीज इन सेल, सेल में तो इंक्रीज हुआ है, देयर हैज अ लेसर प्रोपोर्शन इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है ना बहुत ही कम हिसाब से इंक्रीज हुआ है। एज रिजल्ट इवन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हैज रिमेन्ड द सेम इन द स्पाइट ऑफ अ डिक्लाइन इन द जीपी रेशियो। जो जीपी रेशियो डिक्लाइन हुआ है ना उसकी वजह से हमारा ये रेशियो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये क्या बोलना चाहता है, जीपी रेशियो डिक्लाइन हुआ है ना उसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ है। नहीं तो आप देखो यहाँ पे तो आप देखो सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्लाइडली चेंजेस ही हुआ है, हर जगह देख लो। मतलब कि 49 से 57,000 हुआ है, तो ये एक स्लाइडली चेंजेस हुआ है। बट फॉर द ऑन द अदर हैंड जीपी रेशियो ड्रास्टिकली डाउन हो चुका है, उसकी वजह से हमारा जो है रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो यहाँ पे एक दूसरे से इंटरलिंक है, उसकी वजह से एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे कोई और रेशियो आपको समझाने की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पे भी इन लोगों ने सारे तो नहीं सारे ही समझाए। तो आप एक बार पढ़ लो कि आपको पता चल जाएगा क्या बोलना चाहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फॉलोइंग द आर्बिट्रेज बैलेंस, ओके बैलेंस शीट दे दिया है और बैलेंस शीट का टोटल दे दिया है, ठीक है। स्टॉक बुक सब दे दिया है, डेप्रिसिएशन दे दिया है। द कंपनी वेंट टू फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग इज सेम एज फॉलो, ठीक है। कंपनी क्या करना चाहती है, रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है कैपिटल स्ट्रक्चर को। शेयर कैपिटल वो चाहती है 50% हो जाए, अदर शेयर होल्डर के फंड 15% हो जाए, डिबेंचर 10% हो जाए, करंट लाइबिलिटी 25% हो जाए। डिबेंचर वर इश्यूड ऑन द 1 अप्रैल, इंटरेस्ट बीइंग पेड एन्युअली ऑन द 31 मार्च, ओके। डिबेंचर जो इश्यू होंगे वो 1 अप्रैल को हुए और पूरे सारे डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ना वो कब पे होगा, 31 मार्च को होगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, ठीक है। जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का पोर्शन है ना वो रहेगा क्या, अनचेंज रहेगा, ठीक है।
Additional plant of machinery has been bought and a further rupees 5000 depreciation was written off. Additional plant हम issue करेंगे जिसके ऊपर 5000 का depreciation लगेगा, ठीक है. Working capital ratio was 8.5 8 tends to 5%. Okay. Quick asset ratio भी was 1 tends to 1. The receivable for a fifth of the quick asset, जो receivable होंगे ना वो 4/5 होंगे, 4/5 होंगे क्विक असेट के, ठीक है. टू द सेल रेशियो. ओके, तो पूरा एक्सप्लेनेशन है. टू द सेल रेशियो रिवील अ क्रेडिट पीरियड 2 मंथ. सेल रेशियो का जो क्रेडिट पीरियड होगा वो 2 महीने का होगा. देयर वर नो कैश सेल, यहाँ पे कोई भी कैश सेल नहीं है. रिटर्न ऑन द नेटवर्थ वाज अ 10%. जो भी हमारा नेटवर्थ का रिटर्न होगा ना वो 10% होगा, ठीक है. जीपी वॉज एटलीस्ट 50% ऑफ सेलिंग प्राइस. जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन होगा ना वो 50% सेलिंग प्राइस होगा. ओके. एंड लास्ट में बोला स्टॉक टर्नओवर वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर. स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा होगा 8 टाइम्स. ओके, इग्नोर करो टैक्सेशन. हमें यहाँ करना क्या है, तो हमें यहाँ पे हेल्प करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन से. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट 23 का. मुझे ये इन सारी इंफॉर्मेशन से 2023 का क्या करना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है. तो क्या करते हैं, पूरा समय हम यहाँ पे एक एक करके गिनते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन को हम पुट करेंगे, ठीक है. पहले वाला सम सिर्फ समझने के लिए था क्योंकि वैसा सम कभी आ नहीं सकता है. हाँ, अब ये वाला सम शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है. तो हम कंटिन्यू करते हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर इलिस्ट्रेशन 2, ठीक है. इलिस्ट्रेशन 2, हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी है कंपनी वांट टू रीऑर्गेनाइजेशन. कंपनी क्या चाहती है, रीऑर्गेनाइजेशन चाहती है कैपिटल स्ट्रक्चर का विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलो. जिसमें हमारा शेयर कैपिटल इतना रहना चाहिए. शेयर कैपिटल 50% रहना चाहिए. देन हमारा अदर शेयर होल्डर का फंड वो 15% रहना चाहिए. फिर हमारा 5% का जो डिबेंचर है वो 10% रहना चाहिए. और हमारा करंट लाइबिलिटी 25% रहना चाहिए, ठीक है. अब ये है ना, आप देखोगे ना तो करंट अरे लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है ना उसकी बात की है. शेयर होल्डर करंट लाइबिलिटी मतलब कि जो भी हमारा लाइबिलिटी पोर्शन है ना उसकी बात कर दी है. और ये लाइबिलिटी का पोर्शन होना चाहिए टोटल 100%, ठीक है. 50 प्लस 15 प्लस 25, हाँ मतलब कि हो गया 100%, ये हो गया. तो ये हमें लाइबिलिटी का पूरा पोर्शन दे दिया है. और बोला है भाई कि आप हमें लाइबिलिटी इस हिसाब से करके दो. अब मेरे पास लाइबिलिटी का टोटल नहीं है, ठीक है. तो अभी इसको जाने देते हैं. इसके बाद क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेनिंग अनचेंज. लैंड और बिल्डिंग जो है वो अनचेंज रहेगा. एडिशनल प्लांट मशीनरी बिन ब्लॉक्ड बॉक्ड, मतलब कि नया प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदने वाले हैं जिसके ऊपर 5000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है. तो अभी क्या इससे मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता है, बाकी कौन सा नया प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं वो भी नहीं पता है, ठीक है. तो जाने दो. हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, टोटल फिक्स असेट देन द कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ टोटल असेट एंड करंट असेट. मतलब कि जो भी हमारा टोटल फिक्स असेट है और करंट असेट है वो 60% है, ठीक है. तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि फिक्स असेट इज इक्वल टू 60% ऑफ टोटल असेट एंड करंट असेट. मतलब कि मेरा जो भी टोटल असेट और करंट असेट का टोटल होगा, टोटल फिक्स असेट का टोटल, एक मिनट, टोटल फिक्स असेट है, टोटल असेट नहीं है. जो भी मेरा टोटल फिक्स असेट का टोटल होगा, टोटल फिक्स असेट एंड करंट असेट, इन दोनों का जो भी टोटल होगा उसका 60% हमारा फिक्स असेट का पोर्शन होगा, ठीक है. डन. तो ये पहली बात हो गई, चलो इतना पता चला. देन उसके बाद क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल रेशियो 8:5 है, ठीक है. तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है वो सबसे पहले जानते हैं. तो ये हमारा होगा वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग सेल्स ऑब्लिक COGS, दोनों में से कोई एक चीज डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. डन. क्विक असेट रेशियो, क्विक असेट रेशियो हमारा कौन सा था, क्विक असेट रेशियो बताता है भाई, क्विक असेट रेशियो कहता है जो भी हमारा करंट एसेट है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड कर डालो, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज कर डालो. डन.
तो अभी मैंने है ना सम स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ बता रहा हूँ सारे रेशियो कैसे चल रहे हैं। द रिसीवेबल 4/5 ऑफ द क्विक असेट, जो भी हमारे रिसीवेबल है वो 4/5 है क्विक असेट के, मतलब कि जो भी मेरा रिसीवेबल का पोर्शन होगा वो क्या होगा, 4/5 ऑफ अ क्विक असेट। ओके, पहला तो ये क्लियर हुआ। और रिसीवेबल टू सेल रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ अ 2 मंथ। तो जो हमारा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो कितना है, 2 मंथ का। डन। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाज अ 10%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या हमारा होगा, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला होगा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, नेटवर्थ, नेटवर्थ डिवाइड बाय प्रॉफिट। डन। तो ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ का हमारा फॉर्मूला होगा। जीपी होना चाहिए 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो जीपी हमें पता है भाई 50% है, और जीपी इज इक्वल टू, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय सेल्स। डन। तो हमने सारे फॉर्मूला यहाँ पे एक एक करके लिख दिया। लास्ट में स्टॉक टर्नओवर वो है 8 टाइम्स फॉर द ईयर है, तो स्टॉक टर्नओवर का रेशियो है। डन। तो ये सारे हमने रेशियो लिख दिए। अब एक एक करके हमें ना इलस्ट्रेशन को स्टार्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्लू आपको क्या दिया है, सबसे पहला क्लू है आपके पास ये नंबर 1 वाला। हमने पूरा सम पढ़ा, पूरे सम के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा है शेयर कैपिटल न्यू इश्यू हो रही है। अगर शेयर कैपिटल न्यू इश्यू नहीं हो रही है तो अभी जो शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की, वही शेयर कैपिटल नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगी। डन। तो सोर्स, परसेंटेज, अमाउंट। ठीक है, सोर्स क्या है हमारा, सबसे पहला था हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद है अदर शेयर होल्डर फंड। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा 5% का डिबेंचर। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। ये सारे सोर्स है और इनके परसेंटेज क्या है, 50, 15, 10, 25। 10%, 25%, और ये टोटल क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 100%। ओके, क्या मुझे शेयर कैपिटल का अमाउंट पता है, यस। शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे पता चला, ऑलरेडी गिवन इन द सम, बिकॉज नो चेंज इन शेयर कैपिटल, कोई भी चेंज नहीं हुआ है शेयर कैपिटल का। ठीक है, इक्विटी शेयर को इश्यू नहीं किया है, याद रखना इक्विटी शेयर ऐसे ही चेंज नहीं हो जाता है इक्विटी शेयर। और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं बोला भी नहीं है, तो ये इसका अमाउंट रहेगा सेम, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ये जो 100% में से 50% का पोर्शन है वो 1 लाख कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो 100% भी तो कुछ कॉन्स्टिट्यूट करता होगा ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 लाख रुपए 50% के हैं तो 100% के कितने, 2 लाख रुपीज। यहां पे लिखता हूं 1 लाख 50% इज इक्वल टू 1 लाख। तो 100% का पोर्शन कितना होगा, उसका अमाउंट कितना होगा। अगर मुझे 50% का पोर्शन पता है वो 1 लाख रुपए है, तो 100% का भी पोर्शन मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, यस। तो 100% का पोर्शन मेरा कितना हो गया, 2 लाख रुपीज का। तो 1 लाख का 50% ये कितना हो जाएगा, 15,000। अरे 2 लाख है, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो हमारा टोटल है 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख का 50% यहाँ पे चला गया, 1 लाख। यहाँ पे भी मैं बांट सकता हूँ, तो 2 लाख का 50% कितना होगा, 30,000 रुपए। 2 लाख का 10% 20,000, एंड 2 लाख का 25% माने 50,000 रुपए। तो ये मुझे लाइबिलिटी का पूरा पोर्शन मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो भी अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन था ना, उसी इंफॉर्मेशन को हमने तोड़ मरोड़ कर डाला है। ठीक है, सिर्फ इस सम को चालू करने के लिए आपके पास पहला इंफॉर्मेशन ये था शेयर कैपिटल का, जो हमें मिल गया, जो 50% है, 1 लाख का है। ठीक है, तो क्या इससे मैं अब बैलेंस शीट बना सकता हूँ, तो ऐसा करो, इस वाले पोर्शन को है ना, कट पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या हो गया, ये पहला हमारा हो गया वर्किंग नोट 1। ये हमारा हो गया क्या, वर्किंग नोट 1। अब वर्किंग नोट 1 से हमें ओरिजिनल में यहाँ पे हमारे सम का रिक्वायरमेंट क्या है, P&L अकाउंट बनाना है।
और दूसरा क्या बनाना है, दूसरा हमें बनाना है भाई बैलेंस शीट। तो यहाँ कहीं पे हम बना देते हैं बैलेंस शीट वाला, ठीक है। लाइबिलिटी रुपीस, असेट रुपीस, ठीक है। उसमें से हमने लाइबिलिटी वाला पोर्शन पूरा का पूरा हमें मिल चुका है, यस हमें पूरा का पूरा मिल चुका है। ये हमने वर्किंग नोट 1 से ढूंढ लिया है। शेयर कैपिटल है हमारा 1 लाख रुपए, ठीक है। शेयर कैपिटल है हमारा 1 लाख रुपए। बाद में अदर शेयर कैपिटल, अदर शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होगा समझो। अदर शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है रिजर्व एंड करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो अदर शेयर कैपिटल को मुझे लिखना हो, अदर शेयर फंड, ये शेयर होल्डर के फंड है। तो शेयर होल्डर के फंड में क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट ईयर प्रॉफिट। ये दोनों चीजों से बनता है भाई अदर शेयर होल्डर के फंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई रिजर्व एंड सरप्लस एंड करंट ईयर प्रॉफिट। टोटल मिला के ये हो गया है 30,000। अभी हमें पता नहीं है भाई रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद था हमारा डिबेंचर का पोर्शन। डिबेंचर है 20,000 के 5% के डिबेंचर। तो 5% के डिबेंचर ये कितने रुपए के, ये थे हमारे 20,000 रुपीज के, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थी लास्ट में करंट लाइबिलिटी 50,000 रुपए की। तो ये टोटल हमारा लाइबिलिटी का कितना हो गया था, हमारा लाइबिलिटी का टोटल हो गया था 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये करंट लाइबिलिटी का टोटल हो गया था। अकाउंट्स में एक चीज पढ़ते हैं भाई, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट या करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। तो हमारा टोटल करंट असेट का टोटल भी कितना होना चाहिए भाई, 2 लाख रुपए। डन, यहाँ तक पता चला। करंट असेट का टोटल हो गया, करंट लाइबिलिटी का टोटल हो गया। देखो साथ साथ में है ना दो तीन चीजें और बता रहा हूँ, करते जाना, हमें है ना पीएनएल भी बनाना है। तो हमने बोला भाई ये जो 5% का डिबेंचर है ना 20,000, इसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन अब दी है कि ये जो डिबेंचर है ना इश्यू हुए थे 1/4 को, और इंटरेस्ट जो है ना वो पे हुआ था 31 मार्च को। मतलब कि इसके ऊपर हमने 1 साल का पूरा इंटरेस्ट पे किया होगा। तो वो कहा जाएगा, वो जाएगा पीएनएल में 5% के डिबेंचर का। तो ठीक है, हमें ऊपर पीएनएल और वो सब साथ में बनाना है अलग अलग। ट्रेडिंग अकाउंट अलग बोला था, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा बनेगा, उसके बाद थोड़ा डिबेंचर अकाउंट बनेगा। तो ये पीएनएल अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिबेंचर का इंटरेस्ट, ठीक है। डिबेंचर का इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट बाजू रहेगा। 2 लाख था 20,000, 20,000 का 5%, ये हमारा हो जाएगा 1,000 रुपये। डन। तो इस इंफॉर्मेशन का भी काम खत्म हो गया। दोनों दोनों मेन इंफॉर्मेशन का हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज। लैंड और बिल्डिंग का जो पोर्शन है वो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा। एंड एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉक्ड, एडिशनली प्लांट एंड मशीनरी हम बॉक्ड करेंगे, ठीक है। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉक्ड, ₹5,000 डेप्रिसिएशन, जिसके ऊपर हमारा 5,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और क्या बोला है, फिक्स असेट है ना वो 60% है टोटल असेट, टोटल फिक्स असेट के और करंट असेट के, ठीक है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या बोला है भाई, सेकंड चीज कि जो हमारा, मैंने 1 लिखा है, वर्किंग नोट 1 लिखा है ना, तो इसको हम लिखते हैं वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 क्या बोल रहा है भाई कि जो भी हमारा फिक्स असेट है ना वो 6% होगा टोटल फिक्स असेट का एंड करंट असेट का, ओके। टोटल फिक्स असेट और करंट असेट को मैं क्या टोटल असेट भी बोल सकता हूँ, टी ए टोटल असेट, यस मैं इसको टोटल असेट भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई टोटल फिक्स असेट इज इक्वल टू टोटल फिक्स असेट इज इक्वल टू 60% ऑफ किस किस के, टोटल फिक्स असेट एंड करंट असेट।
टोटल फिक्स असेट एंड करंट असेट, इन दोनों का मैं टोटल करूंगा तो क्या बन जाएगा 60% ऑफ टोटल असेट, टोटल फिक्स असेट। ठीक है, टोटल फिक्स असेट इज इक्वल टू 60% ऑफ टोटल असेट। टोटल असेट कितना है भाई, हमने पहले ही बात कर ली भाई, करंट असेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी होता है, तो दोनों का टोटल 2 लाख ही हो जाएगा। तो 60% इंटू 1 2 3 4 5, टोटल फिक्स असेट इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 1,20,000। तो मुझे क्या पता चल गया भाई, मुझे ये एक चीज पता चल गई, जो मेरा टोटल फिक्स असेट का पोर्शन है ना, वो 1,20,000 का है। तो क्या मैं यहाँ से करंट असेट ढूंढ सकता हूँ? यस, मैं करंट असेट भी ढूंढ सकता हूँ। तो करंट असेट इज इक्वल टू टोटल फिक्स असेट माइनस टोटल, अरे, टोटल असेट माइनस टोटल फिक्स असेट। टोटल असेट मेरा था 2 लाख का, 1 2 3 4 5, और टोटल फिक्स असेट था मेरा, कितना ढूंढा मैंने, 1,20,000 का। डन। तो ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा बन गया 80,000 रुपीज का करंट असेट, सी ए। डन। तो करंट असेट भी मिल गया, सब मिल गया। क्या इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अपने बैलेंस शीट पी&एल में? नहीं, क्योंकि मुझे इसको छूटा छूटा करना पड़ेगा कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग का पोर्शन कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का पोर्शन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमें है ना ये वाला नोट हमें हमारा कंप्लीट करना है लैंड बिल्डिंग ढूंढ के। तो कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, टोटल फिक्स एसेट हमारा कितना है, 1,20,000 का। हाँ, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मुझे प्लांट एंड मशीनरी ढूंढना है। मुझे पता है भाई मेरा टोटल फिक्स असेट जो है ना, टोटल फिक्स असेट, टोटल, हाँ टोटल फिक्स असेट, टोटल फिक्स असेट का टोटल हमने अभी ढूंढ लिया है, वो है 1,20,000 का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग फिक्स असेट कुछ होगा। तो देखो, हमारे पास एग्जिस्टिंग फिक्स असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग था फिक्स असेट के नाम पे 80,000, तो माइनस लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 80,000 का, तो इसको मैं माइनस कर डालूंगा। तो अब जो ये 40,000 बचेगा, इसमें अब लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये जो 40,000 है पूरा का पूरा, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये है हमारा पूरा का पूरा प्लांट एंड मशीनरी। डन। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है भाई, ये है हमारा पूरा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब मुझे प्लांट एंड मशीनरी मिल चुका है। ये क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का टोटल है। और ये टोटल कौन सा है, ये टोटल हमेशा होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम एक रेशियो से लेके आए। तो ये पूरी चीज होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इस टाइम कितना एडिशनल खरीदा है वो भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो लास्ट टाइम का मेरा प्लांट एंड मशीनरी था 50,000 का, जिसके ऊपर 50,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके 35,000 रुपीज का हमारा लास्ट टाइम का प्लांट एंड मशीनरी बचा था। ठीक है, तो इसमें से मैं माइनस करता हूं एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी। तो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी मेरा होगा 35,000 का। तो ये होगा मेरा 5,000, ये 5,000 क्या है मेरा, प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन। बट क्या ये मैंने जो प्लांट एंड मशीनरी मेरा 5,000 है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है? क्या मैंने 5,000 में खरीदा होगा ड्यूरिंग द ईयर? नहीं, इसमें मैंने डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा तो मेरा ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें मैं ऐड बैक करूंगा डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। अब ये कौन सा डेप्रिसिएशन होगा ऐड बैक यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड होगा ये 5,000 वाला। तो डेप्रिसिएशन 5,000, तो ये मुझे मिलेगा 10,000 रुपीज का एडिशनल प्लांट, ये मैंने खरीदा था ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने 10,000 का एडिशनल प्लांट खरीदा है। ठीक है, मैं फिक्स असेट को इन डिटेल में तोड़ू तो मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूं कि मेरा फिक्स असेट का टोटल कितना होना चाहिए, 1,20,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिक्स असेट का एक चार्ट बनाता हूं। फिक्स असेट में मेरे पास 3 चीजें हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड एडिशनल जो इस साल मैंने खरीदा है वो प्लांट एंड मशीनरी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा टोटल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट लिख देते बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन अमाउंट लिखेंगे। देन मैं क्या करूंगा, माइनस आफ्टर, माइनस क्या कर डालूंगा, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर डालूंगा, और यहाँ पे मुझे आ जाना चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन।
मैंने क्या बोला भाई, मेरा आफ्टर डेप्रिसिएशन टोटल कितना होना चाहिए टोटल फिक्स एसेट का, 1,20,000। मुझे ये चीज पता है क्योंकि मुझे है ना वहां पे देखो, अगर आपको याद हो ना अकाउंटिंग का जो अपने P&L और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बनाते हैं ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर हम है ना फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते हैं, डायरेक्ट टोटल डेप्रिसिएशन हम नहीं दिखाते। अरे डायरेक्ट फिक्स एसेट नहीं दिखाते, आफ्टर डेप्रिसिएशन का पोर्शन हम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के तौर पे वहां पे दिखाते। तो हमें क्या बताना है जरूरी है, यहाँ पे भी यस बताना जरूरी है। और डेप्रिसिएशन का भी टोटल पता होना चाहिए क्योंकि मुझे उसको P&L में चार्ज भी करना है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरा था 80,000 का। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 50,000, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है 15,000 रुपए का। तो ये होगा 50,000 जिसके ऊपर मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 15,000। ठीक है, तो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन इसका वैल्यू हो गया 80,000, इसका वैल्यू हो गया 35,000। ठीक है, एडिशनल P&M कितना हमने ढूंढा था भाई, 10,000, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 5,000 रुपए। तो इसका आफ्टर वैल्यू कितना हो गया, 5,000 रुपए। ये कितना हो जाएगा हमारा, 80 प्लस 50 प्लस 10,000, ये हो जाएगा 1,40,000, और ये हो जाएगा हमारा 1,40,000, और ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो दो चीजें, जो डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है ये जाएगा हमारा P&L में, और ये वाला पोर्शन जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। डन। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं P&L में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस शीट P&L में चार्ज नहीं करते डेप्रिसिएशन को। मैं बताता हूँ उसका रीजन बाद में। ठीक है, बट सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में ये सारी चीजों को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अपने लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल फिक्स असेट। ठीक है, इसमें अंदर आएगा सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, वो होगा 80,000 का। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितने के हैं, 50,000 प्लस 10,000, 60,000 के। उसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर डालेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होगा हमारा 20,000 का। तो यहाँ बाहर चला जाएगा 40,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा 1,20,000 रुपये। तो ये वाला पोर्शन हमारा कट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो हमारा 8:5 है, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं लगती है। अब क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं क्विक असेट रेशियो का यूज कर लेते हैं। वर्किंग नोट 3, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या बोला भाई मैंने, क्विक रेशियो है भाई करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, अब देखो सम के अंदर कभी भी कहीं पे भी है ना प्रीपेड एक्सपेंस का जिक्र नहीं किया है, तो प्रीपेड एक्सपेंस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मान लूंगा 0 है भाई। करंट एसेट मैंने ढूंढा है, करंट एसेट मैंने यहाँ कहीं ढूंढा था, ये रहा 80,000 मेरा करंट एसेट है। तो उठाया मैंने 80,000 माइनस स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में सबने कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं उसको मान लूंगा भाई 0 है। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितने का है हमारा करंट लाइबिलिटी, 50,000 का। तो ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया 50,000 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 80,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, 50,000 इस साइड आ जाएगा, स्टॉक उस साइड चला जाएगा, तो स्टॉक इज इक्वल टू 80,000 प्लस 50,000, 1,30,000। तो स्टॉक हमें मिल गया, करंट असेट का एक पोर्शन होता है स्टॉक, स्टॉक हमें मिल गया 1,30,000 का। 1,30,000 कुछ गलत नहीं कर दिया हमने, 80,000 माइनस 50,000 नहीं करना था हमें। 80,000 माइनस 50,000 होगा, स्टॉक हो जाएगा हमारा 30,000 रुपए। 1,30,000 नहीं, 30,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि 80 में से 50 जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, तो स्टॉक हमें मिल गया 30,000 रुपए। मतलब कि हम यहाँ पे करंट असेट लिखेंगे, जिस करंट असेट का टोटल क्या है, करंट असेट का टोटल है 80,000, उसमें से हमारा स्टॉक का पोर्शन कितना है, हमारे स्टॉक का पोर्शन है 30,000 रुपए। डन। तो ये पहला चीज मिल गया। ठीक है, तो इसका भी काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या बोला है,
जो रिसीवेबल है ना वो 4/5 है टोटल क्विक असेट के। तो वर्किंग नोट फॉर रिसीवेबल क्या है, 4/5 है क्विक असेट के, ठीक है। तो रिसीवेबल इज इक्वल टू 4/5। क्विक असेट का मीनिंग क्या होता है भाई, टोटल असेट। टोटल असेट है हमारा 80,000 का, और उसमें से मुझे स्टॉक वाला पोर्शन रिमूव कर देना है 30,000 का। तो रिसीवेबल हमारे हो जाएंगे 80,000 माइनस 30,000 इंटू 4/5। रिसीवेबल हमारे हो जाएंगे 40,000 के। तो ये हमें रिसीवेबल का पोर्शन भी यहाँ पे मिल चुका है, तो उसको भी हम वहां जाके लिख देते हैं, रिसीवेबल है 40,000 के। ठीक है, ठीक है। रिसीवेबल भी हमारे हो गए 40,000 के। डन। उसी में कंटिन्यू एक और चीज बोली है कि रिसीवेबल से जो सेल का रेशियो है उसका क्रेडिट पीरियड है 2 मंथ्स का। तो ले लेते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है, 2 मंथ, ठीक है। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या होता है, रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल, ठीक है। रिसीवेबल हमारे क्रेडिट सेल से इंटरलिंक होते हैं, तो रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू, अब वहां पे मंथ की बात की है तो यहाँ पे हम 365 की जगह 12 मंथ, 12 मंथ हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। हमने लास्ट में भी बोला था हम डिवाइड बाय यहाँ पे एवरेज नहीं लेते हैं। हम एवरेज क्यों नहीं लेते, ताकि है ना आगे कैलकुलेशन में आसानी रहे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 12 मंथ ले लिया इज इक्वल टू 2 मंथ। डन। ये हमारा रिसीवेबल का फॉर्मूला है। अब रिसीवेबल तो हमने ढूंढ लिया भाई, रिसीवेबल है हमारे 40,000 के। क्रेडिट सेल मुझे नहीं पता है मेरा कितना है, इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू 2 मंथ, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट सेल इज इक्वल टू, क्रेडिट सेल सामने चला जाएगा 40,000 डिवाइड बाय इंटू 12 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा हो जाएगा, क्रेडिट सेल हो जाएगा 2,40,000 रुपए। तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट सेल भी मिल गया, और यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी कैश सेल नहीं है, तो टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल ही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई कैश सेल नहीं है तो जो भी हमने क्रेडिट सेल किया होगा वही हो जाएगा टोटल सेल। तो ये हो गया हमारा 2,40,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये फिगर मिल गई है, सेल्स इज इक्वल टू 2,40,000। डन। एक एक करके सारी फिगर मिल रही है, जैसे मिल रही है वैसे लिखो शांति शांति से। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ वॉज द 10%, उसको भी साइड में रख दो। हमारे पास क्या है, जीपी हम डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। जीपी वॉज द रेट ऑफ 50% ऑफ अ सेलिंग प्राइस। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 50% है सेलिंग प्राइस का। तो 2,40,000 का 50%, ये हमारा हो जाएगा 2,40,000 का 50%, ये हमारा हो जाएगा जीपी, यहाँ पे हो जाएगा 2,40,000 का 50%, ये हमारा हो जाएगा 36,000। तो ये हमें हमारा यहाँ पे जीपी भी मिल गया है। तो जीपी भी यहाँ से हमारा साइड में से हट चुका है, जीपी वाला पोर्शन भी हमारा हट चुका है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, स्टॉक टर्नओवर वाज 8 टाइम्स। जो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ना वो 8 टाइम है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके लिए दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मीनिंग है भाई टर्नओवर डिवाइड बाय स्टॉक। कहाँ लिखा था हमने, ये रहा ना, रिसीव नहीं लिखा ही नहीं था, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होता है टर्नओवर डिवाइड बाय स्टॉक इज इक्वल टू 8। टर्नओवर हमारा 2,40,000 है और स्टॉक हमारा 30,000 है, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 30,000 में करूंगा जैसे ही, कितना आ गया 8। मतलब कि हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब कि हमने जो स्टॉक ढूंढा है क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक अरे जो हमने बैलेंस शीट में लिखा है वो सही है, ठीक है। डन। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको क्लोजिंग करने का काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लोजिंग करने से पहले एक और चीज एक रेशियो रह गया था ना हमारा, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये वाला रेशियो रह गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाज 10%। जो हमारा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ना वो 10% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है भाई, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मीनिंग होता है नेटवर्थ डिवाइड बाय प्रॉफिट।
तो वर्किंग नॉट 5, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज इक्वल टू 10, जहां पे ये हमारा होगा, जहां पे ये हमारा होगा 10%, ये हमारा हो जाएगा नेटवर्थ डिवाइड बाय रिटर्न इज इक्वल टू 10%। डन। नेटवर्थ डिवाइड बाय रिटर्न इज इक्वल टू 10%। एक मिनट फॉर्मूला गलत लिख दिया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मीनिंग होता है भाई रिटर्न डिवाइड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 10%। ओके। रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न का मीनिंग मैंने क्या बोला, जो भी हमने लगाया उसका हमने कितना प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पे रिटर्न का मीनिंग क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट। और नेटवर्थ का मीनिंग भाई कंपनी का नेटवर्थ कितना है, तो हमने है ना कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पे ढूंढ लिया है ऑलरेडी। ये रहा शेयर कैपिटल और अदर शेयर फंड, टोटल कितना हो गया? ये 1,30,000, ये हमारा नेटवर्थ है। ये वाला पोर्शन हमारा नेटवर्थ कहलाया जाता है। जो शेयर होल्डर के फंड होते हैं ना, उसको नेटवर्थ कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 1,30,000 इज इक्वल टू 10%। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,30,000 का 10%, 13,000। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इन द लास्ट नेट प्रॉफिट 13,000 रुपए। अब मुझे जैसे ही पता चल गया भाई मेरा नेट प्रॉफिट 13,000 है, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा? 30,000 माइनस 13,000, रिजर्व एंड सरप्लस होगा हमारा 17,000 का रिजर्व एंड सरप्लस है, और करंट ईयर का प्रॉफिट है 13,000 रुपए। डन। क्लोजिंग करते हैं भाई। तो यहाँ पे सेल 2,40,000 का है। ओके। अब आपको होगा हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखा है? देखो क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखा है बताए। अगर मेरे पास यहाँ पे परचेस और ओपनिंग स्टॉक दिया होता ना, तो मैं डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक लिख देता। बट मेरे पास यहाँ पे परचेस और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे है ना मैं COGS ढूंढ लूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है सेल्स माइनस जीपी। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर सबसे पहला आ जाएगा 2,40,000 माइनस 36,000, ये हमारा हो जाएगा 2,04,000 रुपए। बाद में यहाँ पे जीपी यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 36,000 का, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 36,000। ये भी हो जाएगा 36,000। 36,000 में से डिबेंचर का इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया 1,000 रुपीज, और 13,000 रुपये हमने ये माइनस कर दिया, तो हमें मिला 22,000 रुपीज एक बैलेंसिंग फिगर, मतलब कि ये कोई प्रकार का एक्सपेंस होगा। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपका कौन कौन सा एक्सपेंस आ जाता है? आपका डेप्रिसिएशन आ जाता है, और आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाता है। सारे के सारे एक्सपेंस COGS में आ जाते हैं। तो P&L वाले पोर्शन में कौन से आते हैं एक्सपेंस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस आते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है। तो ये हमारे हो सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो। ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लोज कर डालते हैं, ये 2 लाख का, ये सामने भी 2 लाख का हो जाना चाहिए। तो 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000, ये हो गया 2 लाख का। अब यहाँ पे करंट एसेट देखोगे तो 30,000 और 40,000, करंट एसेट आपकी हो रही है 70,000, मतलब कि बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यहाँ पे 10,000 का। 10,000 यहाँ पे कम है, तो ये 10,000 क्या हो सकते हैं भाई? कैश एंड बैंक बैलेंस हो सकता है। उसके अतिरिक्त करंट एसेट में और कुछ हो नहीं सकता है। कैश एंड बैंक 10,000 का, तो ये भी 80,000 का कंप्लीट हो गया, ये 1,20,000 का कंप्लीट हो गया, पूरा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। ठीक है। तो 36,000, 36,000, 240, 240, 13,000, 1,000। ठीक है। पूरा सम हमारा मैच हो गया भाई। 30, 40, 10,000, ये 10,000 क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है। कैसे पूरा सम कंप्लीट किया पता चल गया आपको। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि हम यहाँ पे COGS ढूंढ रहे थे, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा। अगर ओपनिंग स्टॉक परचेस वो सब दे दिया होता, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वो सब दे दिया होता, तो ये हमें मिल जाता। अब इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। काफी टाइम हो गया है ना, अराउंड अराउंड 40 मिनट्स हो गए इस सम को गिनने में समझाकर, या 30 मिनट्स हो गए। ठीक है। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। एग्जाम में अगर ऐसा समझ जाए तो समझना अच्छी बात है।
ओके, अगर एग्जाम में ऐसा सम आ जाएगा तो अराउंड अराउंड 10 मार्क्स का सम होगा, ठीक है। और सिर्फ बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा विदाउट एनी पी एंड एल की फिगर के बिना भी हमने पूरा बैलेंस शीट बना दिया। तो बैलेंस शीट 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, और पूरा सम पूछेंगे तो अराउंड अराउंड उनको पूछना पड़ेगा अराउंड अराउंड 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स के बीच में। तो ठीक है, ऐसा सम आ सकता है, यस आ सकता है। अब क्या करेंगे, एक और इल्यूस्ट्रेशन गिनेंगे, देन आफ्टर हम देखेंगे हमारे पास टाइम कितना बचता है। इल्यूस्ट्रेशन 3, देखते हैं गिनने जैसा है कि नहीं है। पहली बात तो X company has made a plan for the next year. It is estimated that the company will employ total asset. Total asset हमें यहाँ पे बोल दिया भाई 8 लाख का है, out of 50% of the asset being financed by borrowed capital at the interest rate of 8% per annum and direct cost। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 50% भाई बोरो करेंगे हम 8% के हिसाब से, एंड बाकी का 50% खुद का फंड होगा, ठीक है। द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 4,80,000। डायरेक्ट कॉस्ट हमारा कितना होगा भाई, 4,80,000 का है, एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड एट 80,000। गुड्स विल सोल्ड टू द कस्टमर एट 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब कि जो भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है उसका 150% करेंगे, उतने में हम गुड्स सोल्ड करेंगे। टैक्स रेट 50% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स, ओके, नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स, ओके, रिटर्न ऑन असेट ढूंढना है हमें, ओके, एंड असेट टर्नओवर ढूंढना है, एंड रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी ढूंढना है। 5 रेशियो ढूंढने हैं, 5 मार्क्स के लिए 5 नहीं लेकिन 10 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एग्जाम के टाइम पे अगर ऐसा कुछ बनाने को आपको बोलेंगे ना, तो 3 या 4 रेशियो ज्यादा से ज्यादा ढूंढने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हम हमारा अकाउंट बना लेते हैं, P&L बना लेते हैं। तो पर्टिकुलर्स रुपीस, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट वो सब यहाँ पे चाहिए। सेल्स, सेल्स के बारे में क्या बोला भाई, सेल्स उन्होंने बोला भाई जो भी मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है ना उसका 150%। तो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है 4,80,000 का, उसका कितना 150% अबो हम प्राइस पे बेचेंगे, तो 4,80,000 इंटू 150%, ये हमारा हो गया 7,20,000 रुपए। तो सेल हमारा हो गया 7,20,000 रुपए। क्या बोला था, 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। तो 4,80,000 का सेल डायरेक्ट कॉस्ट है, उसका 150% करोगे तो 7,20,000 आपका आ जाएगा। ओके, सेल में से मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में माइनस कर दूंगा डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट मेरा है 4,80,000। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सबसे पहले जीपी, 7,20,000 माइनस 4,80,000, 7,20,000 माइनस 4,80,000। जीपी है मेरा 2,40,000 रुपए, ठीक है। इसमें से मैं अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर डालूंगा। तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें दिया है आर एस्टिमेटेड 80,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे ही माइनस कर डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं ईबीआईटी। 2,40,000 माइनस 80,000, 1,60,000। डन। तो सबसे ईबीआईटी हमें मिल गया। अब क्या, अब देखते हैं क्या क्या हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये 4,80,000 का काम खत्म हो गया है, ये 150% का काम खत्म हो गया है, और ये 80,000 का काम खत्म हो गया है, और हमें ईबीआईटी मिल गया है। ईबीआईटी में से सबसे पहले मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन, ओके। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है भाई, 8% पर एनम ईयर है, और इंटरेस्ट कितना है, और हमने बोरो कितना किया है, तो 8 लाख का 50%। तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने टोटल 1 2 3 4 5, हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 8 लाख का है, उसका 50% हमारा डेट है,
और उस डेट का इंटरेस्ट का परसेंट कितना है, 80% इंटरेस्ट है। तो 8 लाख का 50% इंटू 8%, तो ये हमारा हो जाएगा 32,000। डन। तो ये 1,60,000, 1,60,000 माइनस 32,000, ये हमारा हो गया 1,28,000। ये हमारा क्या गया, ये हमारा गया इनकम अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा हमारा टैक्स। तो इसका भी काम खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया। अब टैक्स कितना है भाई, 50% है हमारा, तो टैक्स एट द रेट 50%। तो 1,28,000 का 50%, 64,000। तो ये हमारा आ गया 64,000, और ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये वाला पूरा है ना, इसका काम हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको अब क्लियर पेज कर देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या ढूंढने को बोला है, सबसे पहले मुझे ढूंढने को बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स। तो सबसे पहला मेरा काम है भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं भाई, मैंने पहले भी बताया भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम बोलते हैं ईबीआईटी को, और बिफोर टैक्स बोला है तो इसमें से हम टैक्स माइनस नहीं करेंगे। ईबीआईटी डिवाइड बाय सेल्स। ईबीआईटी हमारा कितना है भाई, ईबीआईटी हमने ढूंढ लिया है, 1,60,000 है, और सेल है 7,20,000। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा 1,60,000 डिवाइड बाई 7,20,000, परसेंटेज 22.22%, इंटू 100 यहाँ पे आपको रखना है, इंटू 100 इंटू 100, 22.22%। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, पूरा नाम आपको हर जगह लिख लेना। तो पहला काम हमारा खत्म हो गया। दूसरा क्या है, हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन ढूंढना है आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स बोला है, तो ये नेट प्रॉफिट मतलब कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस नेट प्रॉफिट को क्या मैं ये बोल सकता हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये वाला है। तो नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारा 64,000 का। सेल्स हमारा कितना था भाई, 7,20,000 का, इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 7,20,000, परसेंटेज 8.89%। डन। तो सेकंड भी हमारा काम खत्म हो गया। थर्ड क्या बोला है, थर्ड हमें बोला है रिटर्न ऑन असेट ढूंढना है ऑन अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, मतलब कि ईबीआईटी 1 - टी। इसका मीनिंग समझो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि ईबीआईटी 1 - टी। ठीक है, तो मेरा असेट कितना होगा, मेरा असेट होगा 8 लाख रुपए का। मेरा टोटल असेट है 8 लाख रुपए का, और मुझे आफ्टर टैक्स लेना है तो ईबीआईटी। अगर कुछ नहीं बोला होता तो मुझे दोनों तरीके से गिनना पड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियर कट बोला है भाई नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग आफ्टर टैक्स लेना है। तो आर ओ ए के लिए उन्होंने क्या बोला भाई, ईबीआईटी 1 - टी ले लो भाई आप सब, और माइनस कर डालो टोटल असेट। ठीक है, इंटू 100। तो ईबीआईटी मेरा कितना था, ईबीआईटी मेरा है 1,60,000 का, 1 - 0.5, और टोटल असेट हमारा कितना है भाई, ये रहा, टोटल असेट है 8 लाख का, इंटू 100। तो मेरा आरओए कितना आ जाएगा, मेरा आरओए आ जाएगा 1,60,000 माइनस 50% इंटू डिवाइड बाय 8 लाख परसेंटेज। ये हमारा कुछ गलत हो गया, 1,60,000 माइनस 50% डिवाइड बाय 8 लाख परसेंटेज, ये हमारा हो जाएगा 10%। डन। आरओए मिल गया। नंबर 4, असेट टर्नओवर रेशियो मुझे ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, असेट टर्नओवर रेशियो ढूंढने को बोला है, मतलब कि सेल डिवाइड बाय असेट। असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टर्नओवर डिवाइड बाय असेट। असेट्स मेरा कितना था, असेट अभी मैंने लिखा 8 लाख का है। टर्नओवर मैंने ऊपर ढूंढा है, वो कितना था, 7,20,000 का। ठीक है, तो ये 7,20,000 डिवाइड बाय 8 लाख परसेंटेज, 7,20,000 डिवाइड बाय 8 लाख, 0.9 टाइम्स। तो
हमारा टर्नओवर असेट से कम है, इसलिए ये 0.9 टाइम्स आया है। उसके बाद मुझे क्या ढूँढना है? इसके बाद मुझे ढूँढना है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, मतलब कि आरओई ढूँढना है मुझे, रिटर्न ऑन इक्विटी। ओनर्स इक्विटी बोला है, मतलब मुझे यहाँ पे किसका ध्यान रखना है भाई? मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, डिवाइड में क्या होना चाहिए? इक्विटी फंड होने चाहिए सिर्फ। अब जब मैं डिवाइड में इक्विटी फंड ले रहा हूं तो रिटर्न मुझे कौन सा लेना पड़ेगा भाई? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर सिर्फ इक्विटी होल्डर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर इक्विटी होल्डर का प्रॉफिट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा है 64,000 का। इक्विटी के फंड टोटल असेट है 1 2 3 4 5, उसका 50%। क्यों उसका 50%? आपको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 50% ऑफ द असेट बीइंग फाइनेंस बाय द बोरोवर, तो बाकी का 50% का कौन सा होगा? बाकी का 50% हमारा होगा इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, 64,000, 64,000 डिवाइड बाय 4 लाख परसेंटेज, तो ये हो जाएगा हमारा 60%। यहाँ पे होगा इंटू 100। ठीक है, तो ये पांचों के पांच हमारे खत्म हो गए। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 इजी था, 5 मिनट का काम था, 5 से 6 मार्क्स में ये इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हार्ड क्या है? यहाँ पे आपको सिर्फ समझ के है ना, ये जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया है ना, ये वाला, ये बनाने की जरूरत है। बाकी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको पता था, ईबीआईटी की बात कर रहा है, और बिफोर टैक्स की बात कर रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में एनपी की बात कर रहा है, यहाँ पे हमें पता चल गया ईबीआईटी 1 - टी की बात कर रहा है। तो ऑल ओवर एक इजी सम था। इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, मुझे 3 ही इलिस्ट्रेशन गिनवाने थे, बट मैंने देखे नहीं थे इतने इजी इलिस्ट्रेशन है। अगर पहले से ही पता होता ना, तो देखो इसके बाद है ना 2 इलिस्ट्रेशन बाकी रहेंगे, तो मोर और लेस कल तक में वो हमारा खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर डिस्क्रिप्टिव में से 1 2 मैं गिनाने जैसे गिना दूंगा, वो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको खुद ही करनी रहेगी। रीजन मीन हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, मुझे 10 दिन ही है मेरे पास। देन आफ्टर मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। ओके, तो 10 दिन में मुझे ये दोनों चैप्टर खत्म करने हैं, ताकि आपको फुल अंडरस्टैंडिंग रह जाए। मैं भावनाओं में आके है ना गिना गिना करूँ, ये चैप्टर ही गिना गिना करूँ मजे के लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर डिस्क्रिप्टिव में से आप कुछ गिनते हो तो। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो एंड फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, चलो मस्त सा है, अराउंड अराउंड 15 से 20 मिनट हमारे यहाँ पे चला जाएगा। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ एबी का कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब कुछ ऑलमोस्ट स्क्रैच से सारी चीजें बनानी रहेगी। तो स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं इस सम को। फिक्स एसेट है हमारा यहाँ पे 40 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख रुपए, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 10। ठीक है, जीपी रेशियो है 25, एनपी रेशियो है 20%। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल है 1/5, कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटी है 1/2, फिक्स असेट टू कैपिटल है 5/4, फिक्स असेट टर्नओवर टू असेट है 5/7। ठीक है, तो एक एक करके हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें 3 चीजें बनानी है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। देखो चार पांच लाइन का ही ये सब कुछ बनता है, ज्यादा लाइन का ये बनेगा नहीं। एंड लास्ट में एक बैलेंस शीट। ठीक है, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग नोट। तो मैं अभी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, वो लाइन बाइन आप लोग अब ढूंढ लेना। ठीक है, बना देना। फिक्स असेट हमारा है 40 लाख का, तो यहाँ पे असेट साइड असेट रुपीस, लाइबिलिटी रुपीस। ठीक है, यहाँ असेट में आ जाएगा हमारा फिक्स असेट 40 लाख का। ठीक है, तो पहली चीज हमारी खत्म हो गई। क्लोजिंग स्टॉक हमें बोला है भाई 4 लाख है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा करंट असेट। करंट असेट में ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4 लाख का। डायरेक्ट बार ही लिख देते, 1 2 3 4 5,
जो कैलकुलेशन का बाद में अपने देख लेंगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख का है, तो मुझे पता है भाई ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, यहाँ पे भी पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ लास्ट में हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये कितने का है भाई? 4 लाख का। ठीक है, ऐसा करो ये 4 लाख को है ना अंदर ही लिखो यार, कोई रेशियो आ गया ना बीच में, करंट एसेट का रेशियो वैसे डायरेक्ट है तो नहीं। ठीक है, जीपी रेशियो 25% है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 है। ठीक है, एज 10 नो यूजर नहीं। एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो हमने फिक्स असेट और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है। डन। अब क्या करता है, अब है ना हमें कुछ चालू करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। अब देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम नहीं ढूंढ सकते, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए सेल या तो सीओजीएस चाहिए। जीपी रेशियो का भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेल चाहिए। एनपी रेशियो का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेल चाहिए। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल उसका भी यूज नहीं कर सकते, ना ही नेट प्रॉफिट है ना ही कैपिटल है। कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज में ना ही कैपिटल है हमारे पास ना ही टोटल लाइबिलिटी। फिक्स असेट टू कैपिटल इसका हम सबसे पहले यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स असेट टू टोटल कैपिटल मेरे पास फिक्स असेट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फिक्स असेट टू कैपिटल का। फिक्स असेट टू कैपिटल, तो फिक्स असेट टू कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? फिक्स असेट टू कैपिटल कितना था हमारा? 5/4। एफ ए डिवाइड बाई कैपिटल इज इक्वल टू 5/4। फिक्स असेट हमने कितना लिखा? फिक्स असेट हमें सब में दिया था 40 लाख का, तो ये 40 लाख डिवाइड बाई कैपिटल इज इक्वल टू 5/4। तो कैपिटल सामने चला जाएगा क्या, ये सब यहाँ पे आ जाएगा, तो कैपिटल इज इक्वल टू 40 लाख इंटू 4/5। 32 लाख रुपए का हमारा कैपिटल हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो मुझे कैपिटल पता चल गया 32 लाख रुपए। तो इसको है ना मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के बाजू में हमारा कैपिटल आता है, कैपिटल है हमारा 32 लाख रुपीज। ठीक है, इस रेशियो का काम हमारा खत्म हो गया। अब कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज का यूज करके क्या हम टोटल लाइबिलिटीज ढूंढ सकते हैं? यस। तो इस वाले रेशियो का यूज कर लेते हैं अब सेकेंड। कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1/2। तो कैपिटल डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1/2। कैपिटल है हमारा 32 लाख रुपीज डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज 1/2। टोटल लाइबिलिटीज हमारा हो जाएगा 32 इंटू 64 लाख। 1 2 3 4 5, तो यहाँ कैपिटल के साथ टोटल लाइबिलिटी मुझे मिल गया 64 लाख। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है भाई, ये मेरा है ना टोटल लाइबिलिटी भी आ गया कैपिटल भी आ गया, तो 63 प्लस 32 96 लाख। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा 96 लाख। ठीक है,
96 लाख में से मैं 40 लाख माइनस कर दूंगा तो ये हमारा टोटल करंट असेट हो जाना चाहिए 56 लाख। डन। तो इतना इतना अभी हमें पता चल रहा है, ठीक है। देखो जैसे जैसे है ना चीजें मिलती जाए ना उसको वहां पे पुट कर देना। रीजन क्या होगा, अगर लास्ट में करने जाओगे ना पूरा वर्किंग नोट सारे बनाने के बाद, तो सीन क्या होगा पता है, कोई चीज मिस हो जाएगी। तो मिल रहा है वैसे वैसे है ना हर जगह हर चीज को डालते जाओ। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5। यहाँ साइड में ही मैं गिन देता हूँ यार। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5, तो एनपी डिवाइड बाय कैपिटल इज इक्वल टू 1/5। नेट प्रॉफिट मेरा कितना है मुझे नहीं पता है। कैपिटल मेरा कितना है, कैपिटल है मेरा 32 लाख इज इक्वल टू 1/5। तो एनपी इज इक्वल टू 32 लाख डिवाइड बाय 5। तो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 66,40,123। नेट प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 6 लाख। नेट प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 6,40,000 का, ठीक है। तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल गया डायरेक्ट। तो पी एंड एल में मेरा यहाँ कहीं पे आ जाता है नेट प्रॉफिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। एनपी मेरा यहाँ पे आ जाएगा 6,40,000 का। डन। तो ये पहला काम खत्म हो गया। नेट प्रॉफिट रेशियो है मेरा 20%, ठीक है। तो मैं क्या इससे सेल ढूंढ सकता हूँ? यस, मैं इससे सेल ढूंढ सकता हूँ। एनपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। एनपी रेशियो, एनपी रेशियो मेरा कितना है भाई? एनपी रेशियो मेरा 20%, 20% इनटू नेट प्रॉफिट मैंने ढूंढा है भाई 6,40,000 का। सेल्स मेरा ढूंढना है, ठीक है। तो सेल्स इज इक्वल टू 6,40,000 डिवाइड बाय 20%। मेरा सेल हो गया 32 लाख का, ठीक है। तो ये मेरे सेल भी मिल गया। तो मेरा यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में सेल आ जाएगा 32 लाख का, ठीक है। मेरे पास जीपी रेशियो है, जीपी रेशियो है 25%। तो 32 लाख का उसका 25%, तो 32 लाख का 25%, ये मेरा हो गया 8 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोर और लेस ऑलमोस्ट रेशियो हमने कर डाले हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो अभी बाद में बात करते हैं। अब क्या है हमारे पास? फिक्स असेट टू टोटल करंट असेट। तो फिक्स असेट टू टोटल करंट असेट का रेशियो ढूंढने की मुझे कोई जरूरत लगती है नहीं, बट दिल वहां पे लिखा है, अपने ढूंढ लेते। फिक्स असेट टू टोटल करंट असेट इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। फिक्स असेट मेरा कितना है? फिक्स असेट मेरा था 40 लाख का। 40 लाख डिवाइड बाय टोटल करंट असेट इज इक्वल टू 5/7। तो मेरा टोटल करंट असेट हो जाएगा 40 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 5, 56 लाख का। वो मैंने ऑलरेडी है ना एज अ बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ पे ढूंढ दिया था, ठीक है। बट हमने वहां पे इंफॉर्मेशन दी थी तो उसको हमने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है। तो हमारा इसका भी काम खत्म हो गया। अब हमारे पास है ना एक इंटरेस्टिंग रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब है ना पूरी जो भी काम करना है ना मैं इसका करना है, बाद में हम हमारा ये सम खत्म। तो सिक्स्थ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या होता है? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होगा सीओजीएस। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होता है सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है हमारा 10, ठीक है। सीओजीएस का मतलब क्या होता है भाई? सीओजीएस का हमने इलस्ट्रेशन 1 में ही मीनिंग बता दिया था कि सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। 32 लाख माइनस 8 लाख, 32, 1 2 3 4 5 माइनस 8 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मीनिंग क्या है भाई? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो उसका तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं भी एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक सामने की साइड चला जाएगा। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 32 लाख माइनस 8 लाख डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्टॉक का अमाउंट 2,40,000। क्या किया मैंने? 32 में से 8 जाएगा तो 24 लाख आएगा। 24 लाख डिवाइड बाय 10, तो वो हो जाएगा हमारा 2,40,000। एवरेज स्टॉक हमारा होगा ओपनिंग स्टॉक
प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो जाएगा 24 लाख रुपए, अरे 2,40,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक मुझे नहीं पता है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है, मुझे सब में दिया था, मैंने यहाँ पे लिखा भी, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 4 लाख रुपए का। तो ये हो गया मेरा 4 लाख रुपए डिवाइड बाई 2, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए वहां जाएंगे तो वो हो जाएंगे 2,40,000 इंटू 2, 4,80,000 माइनस 4 लाख, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 80,000 का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया भाई, मुझे यहाँ पे मिल गया मेरा ओपनिंग स्टॉक, वो है 80,000 रुपए का। अब क्या मैंने सारी इंफॉर्मेशन सम की यूज कर ली? यस। तो अब मैं क्या करूंगा, सारे अकाउंट को क्लोज करूंगा एक एक करके। तो 32 प्लस 4 36 लाख, ये भी हो जाएगा मेरा 36 लाख। 8 लाख माइनस 80,000, 8 लाख हमारा, 36 लाख माइनस 8 लाख का हमारा जीपी, और 80,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये होगा हमारा 27,20,000 का। इसको हम क्या बोल देंगे भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेसिस या डेप्रिसिएशन, जो भी बोलना है, मतलब कि ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोल लो, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल लो, परचेस बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो। जीपी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जीपी हमारा है 8 लाख रुपीज, तो यहाँ पे भी टोटल कितना होगा 8 लाख रुपीज, यहाँ पे भी हो जाएगा 8 लाख रुपीज। 8 लाख में से 6,40,000 चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,60,000 रुपये। 1,60,000 क्या है, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, जो आपको बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, ये वाला चीज हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पे ये भी हमें क्लोज करना है। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल 96 हो गया। करंट एसेट हमारा 56 लाख हो गया, उसमें से करंट एसेट में से 4 लाख यहाँ चला गया, तो 56 लाख माइनस 4 लाख 52 लाख होता है हमारा। तो ये 52 लाख क्या है, इसको हम बोल देते हैं अदर करंट एसेट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सम यहाँ पे खत्म हो गया। देख लो, 8,32,00,000, ये 6,40 और ये 1,60। ठीक है, ये देखो, ये 4 लाख 52 लाख 40 लाख, मतलब कि 96 लाख 96 लाख, हमारा पूरा सम यहाँ पे खत्म हो जाता है। कितना बचा, अभी एक और सम गिना जा सकता है। अ, ये इजी सम है, आप देखोगे आपको भी आ जाएगा, लेकिन इलिस्ट्रेशन 5 हम गिनवाएंगे, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें खास। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 कुछ है नहीं खास, सब बाकी के दो इलिस्ट्रेशन में है ना, डिटेल दे दी है, ऑलमोस्ट डिटेल दे दी है, सिर्फ आपको आंसर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कोई नहीं, दोनों ये दोनों इलिस्ट्रेशन 5 6 हम बाद में देख लेंगे। आपको अब अराउंड अराउंड 1 hour 28 मिनट का लेक्चर हो गया है, कल और एक 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर देनी है आज से। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6 है ना, लास्ट में करवाएंगे हम शांति से। अब क्या करते हैं, अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट कर देते हैं। दो या तीन सब, एक या दो सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की हुई गिन लेते हैं, पहले दो तीन सब तो बहुत इजी इजी लग रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, द टोटल सेल ऑफ अ फर्म आर 6,40,000, एक टोटल सेल हमें दे दिया है, जो पूरा का पूरा क्रेडिट है 6,40,000 रुपए है, उसका जीपी मार्जिन है 15%, एंड करंट रेशियो दे दिया है 2.5। द फर्म्स करंट लाइबिलिटी आर 96,000। ओके, करंट असेट मिल सकता है, यस। इन्वेंट्री 48,000 एंड कैश 16,000। ठीक है, कुछ चीजें दे दी है। डिटरमाइन एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड बाय द फर्म, हमें डिटरमाइन करना है एवरेज इन्वेंट्री carried out by the firm if an inventory turnover is a 5 times is expected। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डेटा इंटर। ठीक है, पहला वाला हफ्ते करते हैं। पहले वाले में हमें क्या बोला है, हमें इन लोगों ने क्या दे दिया है, हमें एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कितना है, 5। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है,
COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन लोगों ने हमें क्या एवरेज इन्वेंट्री ढूंढने के लिए बोला कि भाई हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, आप हमें वो बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे COGS ढूंढना होगा। तो COGS के लिए क्या होता है, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। डन। तो मुझे मेरा COGS मिल जाएगा। ठीक है, COGS इज इक्वल टू सेल्स मुझे सब में डायरेक्ट दे दिया है, वो है 6,40,000 का। जीपी क्या है, जीपी है 50%। तो 6,40,000 का 50% में माइनस कर दूं जीपी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, COGS। तो 6,40,000 माइनस 50%, ये हमारा हो जाएगा 5,44,000। तो COGS मुझे यहाँ पे मिल गया, ये 5,44,000। एवरेज इन्वेंट्री मेरा बाकी है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5,44,000 डिवाइड बाय 5, 1,08,000। ठीक है, आंसर आप लोग पीछे से ना मैच कर लेना, मैं मैच करने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया 1,08,000। हमें क्या ढूंढने को बोला था, एवरेज इन्वेंट्री, उसके लिए उन लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था। डन। अब क्या बोले, डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड, मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ डेटर इज इंटेंड टू बी 80,000। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस जो है ना मेरे पास, वो है 80,000 डेटर्स का। अब देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढने का मेरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन किसके साथ इंटरलिंक होता है, कलेक्शन इंटरलिंक होता है क्रेडिट सेल के साथ। हम लोगों ने इसका क्या फॉर्मूला बनाया था, क्रेडिट सेल्स ऊपर होगा हमारा एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। ओके, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढना हो तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। ओके, और हम मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, अज्यूम इन लोगों ने बोला है डेज लेने हैं 360 डेज, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 360 डेज। डन, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले मुझे चाहिए हमारे एवरेज रिसीवेबल कितने हैं, देन हमें क्या चाहिए, देन हमें चाहिए क्रेडिट सेल कितना है। तो सबने हमें पहले ही बोल दिया, जो ये 6,40,000 है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, क्रेडिट सेल है। ठीक है, मुझे ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का दे दिया 80,000 है, तो मुझे क्या क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। यस, मुझे क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस के लिए इन लोगों ने मुझे करंट रेशियो दिया 2.5, जिसमें से करंट लाइबिलिटी 96,000 है, इन्वेंट्री 48,000 है, कैश 60,000 है। तो एक छोटा सा हमें है ना यहाँ पे चीज बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भाई करंट असेट। करंट असेट हमारा था 2.5, करंट रेशियो, करंट रेशियो था हमारा 2.5। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है हमारा करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी है, करंट लाइबिलिटी है हमारी 96,000 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा करंट असेट 96,000 इंटू 2.5, ये हमारा हो गया 2,40,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले क्या मिल गया, ये सबसे पहले मुझे हमारा करंट असेट मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए भाई रिसीवेबल्स। ठीक है, तो करंट असेट है मेरा 2,40,000 का, उसमें से इन लोगों ने मुझे दो तीन चीजें बोल दी है। दो चीजें इन लोगों ने बोल दी है, दो चीजें क्या बोल दी है कि भाई इन्वेंट्री है ना वो 48,000 है, तो जो मेरा इन्वेंट्री का पोर्शन है ना वो 48,000 है, मेरा कैश का पोर्शन 60,000 है, मेरा कैश का पोर्शन 60,000 है। तो अब जो भी मेरा बचेगा वो क्या होगा, वो मैं अज्यूम करूंगा वो मेरा है ना क्लोजिंग रिसीवेबल है। तो 2,40,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000, तो 1,76,000 मेरे क्लोजिंग रिसीवेबल्स है। क्या अब ये सम आसान हो गया आपके लिए, इजी पीजी ही है। अब क्या करना है, अ, सबसे पहले मुझे एवरेज रिसीवेबल ढूंढना पड़ेगा। एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना बताया भाई 80,000, क्लोजिंग बैलेंस मेरा है 1,76,000 डिवाइड बाई 2, तो 80,000 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 1,28,000। डन। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे इसमें है ना, मैं यहीं पे साइड में कर देता हूँ, आप लोग अलग से कर लेना। एवरेज रिसीवेबल मैंने ढूंढ लिए, एवरेज रिसीवेबल है मेरा 1,28,000
क्रेडिट सेल है मेरा 640 ना, 6,40,000 इंटू 360 डेज, तो ये हमारा हो जाएगा 1,28,000 डिवाइड बाई 6,40,000 इंटू 360 डेज, ये हमारा हो जाएगा 72 डेज। डन। ठीक है, क्या किया पता चला इसमें? इसमें है ना, हमने सबसे पहले क्या किया, करंट असेट ढूंढा, और करंट एसेट की दो फिगर जो भी थी वो हमने माइनस कर दी, जो भी हमारे पास रिमेन रहा उसको हमने रिसीवेबल कंसीडर किया, क्योंकि इन्वेंट्री, कैश और रिसीवेबल जनरली यही तीन चीज होती है। तो इन्वेंट्री और कैश हम करंट असेट में से माइनस कर डालेंगे, तो मुझे रिसीवेबल्स मिल जाएगा, जो हमारा क्लोजिंग रिसीवेबल होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6,40,000। इजी इजी बिजी। ठीक है। अब सेकंड अब सेकंड सम की बात करते हैं। छोटे छोटे सम है, बता देते फटाफट। तो क्या है, कल हमें ज्यादा इसकी प्रॉब्लम नहीं। आंसर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड एज फॉलोस। क्या है बीटा लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर? इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, 8 लाख रुपए का, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे? 80,000। ठीक है। एंड 9% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख के, तो ये हमारे 30,000। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 35%। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे पैट दे दिया है आफ्टर टैक्स वाला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,70,000, डेप्रिसिएशन है 60,000, इक्विटी डिविडेंड पेड। ओके, डिविडेंड पेड क्या है? 20%। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इक्विटी शेयर 40 रुपीज। ओके। सबसे पहले इन लोगों ने हमें बोला है भाई डिविडेंड यील्ड ऑन द इक्विटी शेयर ढूंढ के हमें दे दो। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला हमने क्या बोला था? डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है हमारा डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इंटू 100, यही बोला था। ठीक है। डिविडेंड पर शेयर कितना है पहले हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो इक्विटी डिविडेंड पेड 20%। ठीक है। एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इक्विटी शेयर इज 40 रुपीज। तो एमपीएस तो मुझे भाई मिल गया, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर है 40 रुपीज इंटू 100। अभी डीपीएस ढूंढना है हमें। तो इक्विटी डिविडेंड पेड कितना किया है भाई? 20%। तो 2,70,000। अरे, तो एक शेयर है 10 रुपए का, और 10 रुपए का 20%, तो 10 इंटू 20%, तो 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, तो ये हमारा हो गया डिविडेंड यील्ड। 2 डिवाइड बाई 40%, ये हो गया हमारा 5%। डन। तो पहला काम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। डिविडेंड कैसे ढूंढा पता चला भाई? 20% था और 10 रुपए का एक शेयर था, तो 10 रुपए का 20%, 2 रुपीज हमने डिविडेंड पे किया होगा। ठीक है। दूसरा क्या बोले? कवर फॉर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। हमें कवर ढूंढना है प्रेफरेंस और इक्विटी डिविडेंड का। ठीक है। ढूंढा जा सकता है, यस ढूंढा जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? सबसे पहले हम ढूंढेंगे कवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे मैं है ना B1 कवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का कवर करना है तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा भाई? जो भी डिविडेंड पेएबल है, डिविडेंड किसको पेएबल है? प्रेफरेंस शेयर को। और उसके ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर आता है पेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय डिविडेंड पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें सब में क्या कितना दिया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें सब में दे दिया है 2,70,000 रुपए। ठीक है। डिविडेंड पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड हम कितना पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर को? 3 लाख का 9%, 3 लाख का 9%, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 27,000, तो ये होगा अराउंड अराउंड 10 टाइम्स। हमारा कितना कवर होता है प्रेफरेंस से? 10 टाइम्स होता है। ठीक है। उसी के साथ हमें क्या ढूंढने को बोला है? सेकंड चीज हमें बोलने ढूंढने को बोला है कवर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके। इक्विटी शेयर का कवर ढूंढना है तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है? तो मेरे पास फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय जो भी उनको डिविडेंड पेड किया हो। ठीक है। अब मुझे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर चाहिए। क्या हमारा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है उसमें से हम पीडी माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, राइट? तो यहाँ पे ये कितना है अर्निंग? ये है 2,70,000 रुपए। ठीक है। डन। देन हमने पीडी पे किया है 27,000 का।
तो हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर हो जाएगा 2,70,000 माइनस 27,000, 2,43,000 का। डन, समझे? अर्निंग अवेलेबल फॉर टैक्स दिया है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, उसमें से मैं पीडी माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर मिल जाएगा? यस, मुझे मिल जाएगा। तो 2,70,000 माइनस 2,70,000 ये क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस 27,000 ये है हमारा पीडी। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड यहाँ हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पे इन टोटल में देखते हैं। तो हर एक डिविडेंड पे हमने कितना डिविडेंड पे किया है? तो 2 रुपीज हमने डिविडेंड पे किया है हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? 80,000। तो 80,000 इंटू 2 करेंगे तो हमें डिविडेंड पेड भी मिल जाएगा। यस, तो 80,000 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,70,000 माइनस 27,000, ये हमारा हो जाएगा 2,43,000 डिवाइड बाई 1,60,000, ये हमारा हो जाएगा 1.52 1.1875 टाइम्स। ठीक है, तो कवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कवर ऑफ इक्विटी डिविडेंड दोनों हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। अब क्या बोला है? अब इन्होंने बोला है भाई ईपीएस भी हमें ढूंढ के दे दो। तो ईपीएस ढूंढना इजी है। यस, ईपीएस ढूंढना तो सबसे इजी काम है। ईपीएस ढूंढना सबसे इजी काम है। क्यों? ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सीधी सीधी बात है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अभी ढूंढा 2,43,000 है और ये 80,000 शेयर होल्डर है, तो ये हमारा हो जाएगा 2,43,000 डिवाइड बाई 80,000, ये हमारा हो जाएगा 3.0375, 3.0375। ठीक है, तो ये भी हो गया। पीई रेशियो ढूंढ दो, आईवी पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बोलता है भाई? एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस। एमपीएस मार्केट प्राइस तो हमें सम के अंदर ही दे दिया था, कहीं पे तो दिया था, ये रहा 40 रुपए मार्केट प्राइस है। ईपीएस, ईपीएस ढूंढना पड़ेगा ना? हाँ, ईपीएस ढूंढना पड़ेगा। ये रहा 3.0375, हमने पहले ही ढूंढ दिया है, हम होशियार इंसान है। 3.0375 40 डिवाइड बाई 3.0375, ये हमारा हो गया 13.168 टाइम्स। डन। तो 5 चीज ढूंढने को बोली थी, पांचों चीज, अरे हाँ, 5 ही चीज ढूंढने को बोली थी, ये आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा की ये वर्थ रखता नहीं है। ठीक है, अब क्या है, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो छोटे छोटे सम्स हम गिनेंगे। इफ यू ट्राई देन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कर सकते हो। कोई छोटा सम मिल जाए ना जिसमें बैलेंस शीट बनाने की कोई झंझट ना हो। क्विक रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो नहीं, इसमें लेकिन झंझट बहुत है। और एक सम, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। एक इजी सम लग रहा है दिखने में। आंसर 6। लास्ट सम होगा प्रोबेबली, हमारा लास्ट या लास्ट टू सेकंड होगा। अगर इस इतने जितना छोटा और कोई मेरे को लगा तो हम एक और गिनेंगे, नहीं तो ये लेक्चर हमारा ओवर है। क्या बोला है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द बुक्स ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। 4,80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000 का। फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, तो फिक्स असेट डिवाइड बाय प्रोप्राइटरी फंड 0.75। रिजर्व एंड सरप्लस 3,20,000 का है। करंट रेशियो का मीनिंग है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी 2.5। लिक्विड रेशियो या तो फिर क्विक रेशियो, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर समराइज बैलेंस शीट। समराइज बैलेंस शीट एक बनानी है 31 मार्च की। ठीक है, छोटी बात है, 5-10 मिनट का ही काम है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, मैंने यहाँ फॉर्मूला क्यों लिखे पता है? ये और ये दोनों चीज एक दूसरे को इंटरलिंक कर रही है। ठीक है, तो ये इंटरलिंकिंग वाला काम हम सबसे पहले काम करेंगे। पहला है हमारा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000।
डन। अब सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था? सेकंड फॉर्मूला है भाई करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटी। यस। थर्ड हम क्या कर सकते हैं? ये 1 2 3 हटाओ, ये पहली चीज की, ये दूसरी चीज की। तीसरी चीज में क्या कर सकते हैं? ये जो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी है, वहां पे करंट असेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000। तो ये हो जाएगा 1.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000। तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 4,80,000 डिवाइड बाई 1.5। ये हमारा हो जाएगा 3,20,000 रुपए। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला? सबसे पहले मुझे मिल गया है हमारा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी हमारा है 3,20,000 रुपए। डन। अब क्या? करंट लाइबिलिटी मिल गया, क्या मैं करंट एसेट ढूंढ सकता हूँ? यस। इस करंट लाइबिलिटी को इस रेशियो में ढूंढ रख के मैं करंट एसेट भी ढूंढ सकता हूँ। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटी, 2.5 इंटू 3,20,000, तो हमारा करंट एसेट हो जाएगा 2.5 इंटू 3,20,000, 8 लाख रुपीज। तो इन दोनों का काम खत्म हो गया। ठीक है। नो, एक्चुअली एक छोटी सी हमने गलती कर दी फटाफट सम स्टार्ट करने के चक्कर में। बैलेंस शीट सबसे पहले बनानी थी हमें। बैलेंस शीट। ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैपी ल- यार, कैपिटल अमाउंट रुपीस, असेट रुपीस, कैपिटल ऑब्लिक लाइबिलिटी रुपीस। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ढूंढ दिया? करंट असेट ढूंढ दिया, करंट लाइबिलिटी ढूंढा है, वो है 3,20,000 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CL 3,20,000 का। ठीक है। और दूसरा हमने ढूंढा है करंट असेट 8 लाख रुपए का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CA 8 लाख रुपीज। ठीक है। तो पहली दो चीज हमें जो ढूंढनी थी, वो दो चीजें हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है। करंट असेट मिल चुका है, करंट लाइबिलिटी मिल चुका है। अब क्या कर सकते हैं? अब हम क्विक रेशियो का यूज करके, एक मिनट, क्विक रेशियो से भी पहले मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000 रुपीज का। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां करंट लाइबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 लिख सकता हूं। यस। वैसे ही ये बीओडी का काम खत्म हो गया। देखो जो है ना, जितनी जल्दी खत्म हो सकता है ना, उन सारी चीजों को फटाफट खत्म करके हाथों हाथ निपटा देनी चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस 3,20,000 का, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस 3,20,000 का। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कि हमारी सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो चुकी है, सिर्फ दो रेशियो बाकी है, क्विक रेशियो, फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। यही हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला है। ठीक है। तो क्विक रेशियो कितना है हमारा? क्विक रेशियो 2.5 1.5 का। ठीक है, ये भी खत्म हो गया इसका काम। 1.5। करंट एसेट हमारी टोटल आई है 8 लाख रुपीज की, माइनस स्टॉक मुझे ढूंढना है। करंट लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, कितना है मेरा करंट लाइबिलिटी? 3,20,000 का। तो ये 3,20,000 इंटू 1.5, ये हमारा हो गया 4,80,000 इज इक्वल टू 8 लाख माइनस स्टॉक। स्टॉक इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 4,80,000, ये हमारा हो जाएगा 3,20,000 रुपए। तो करंट असेट में एक और हमें फिगर मिल गया। स्टॉक है हमारा 3,20,000 का। डन 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 डन। ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे खत्म होती है। अब हमारे पास एक ही रेशियो बचा है, फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75। फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 0.75। फिक्स असेट इज इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी फंड। ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी संभावना खत्म। अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे आप? अब है ना,
आगे गिनने के लिए कोई चीज नहीं है, बट अकाउंट का एक नियम हमें यहाँ पे पता है। उस अकाउंट के एक नियम से हम स्टार्ट करेंगे। जब सारी संभावना खत्म हो जाती है तब है ना कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो पहला अजम्पशन हमारा क्या होता है, अकाउंट्स क्या बोलते हैं भाई, टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। डन। अब टोटल असेट में क्या होता है, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब हमने ये पूरा देखा, यहाँ पे कहीं डेट था नहीं, ठीक है। तो क्या रह गया यहाँ पे हमारा करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये लाइबिलिटी वाला पोर्शन था, ठीक है। तो लाइबिलिटी में हमारे पास है ना इक्विटी शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस है, एंड करंट लाइबिलिटी जो हमने ढूंढा है। इक्विटी शेयर हर कंपनी में होता है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड करंट लाइबिलिटी वहां पे दी है। टोटल एसेट में क्या है, टोटल एसेट में हमारे पास करंट एसेट, और करंट एसेट के अलावा और क्या हो सकता है, फिक्स एसेट, ठीक है। डन। फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। मैंने क्या बोला था, इन दोनों को हम प्रोप्राइटरी फंड भी बोल सकते हैं। इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरी फंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएफ प्लस सीएल, ठीक है। फिक्स असेट मुझे पता नहीं है। करंट असेट हमारा कितना है भाई, 8 लाख रुपए का, इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड। एक मिनट रुको, यहाँ पे फिक्स असेट इज इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी फंड है, तो ये यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। प्रोप्राइटरी फंड मुझे पता नहीं है, प्लस करंट लाइबिलिटी हमारी है 3,20,000 रुपए, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस को हमने पीएफ बना दिया है, ठीक है। तो उसकी अमाउंट लिख के ना गलती मत करना, ये पूरा सम गलत हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, ये 0.75 पीएफ को सामने की ओर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा पीएफ माइनस 0.75 पीएफ। 3,20,000 को इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस 3,20,000, ठीक है। ये हो जाएगा 0.20 पीएफ, और ये सामने वाला हो जाएगा हमारा पोर्शन 8 लाख माइनस 3,20,000, ये हमारा हो जाएगा 4,80,000। तो यहाँ पे पीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 4,80,000 डिवाइड बाई 0.25, 19,20,000, ठीक है। प्रॉपर्टी फंड मुझे पता चल गया 19,20,000 है। प्रॉपर्टी फंड को मैं डाल सकता हूँ इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 19,20,000 में। डन। इक्विटी मुझे पता नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस मेरा कितना था, 3,20,000 रुपए। ये हो गया मेरा 19,20,000 रुपए। तो मेरा इक्विटी कितना हो जाएगा, 19,20,000 माइनस 3,20,000, 16 लाख रुपए मेरा इक्विटी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया इक्विटी 16 लाख रुपए, 5, ठीक है। मुझे यहाँ पे इक्विटी मिल गया, ठीक है। ओके, इक्विटी मुझे मिल गया। अब मैं क्या फिक्स एसेट ढूंढ सकता हूँ, यस मैं फिक्स एसेट ढूंढ सकता हूँ। फिक्स एसेट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स एसेट इज इक्वल टू 0.75 पीएफ। तो एफ ए इज इक्वल टू 0.75, पीएफ कितना है, 19,20,000 हमने ढूंढा है प्रोप्राइटरी फंड। तो हमारा फिक्स एसेट कितना हो जाएगा, फिक्स एसेट इज इक्वल टू 19,20,000 इंटू 0.75, ये हमारा हो जाएगा 14,40,000। तो ये फिक्स एसेट सीधा सीधा यहाँ पे चला जाएगा, एफ ए 14,40,000, ठीक है। दोनों का क्या टोटल सेम हो जाना चाहिए, सब कुछ लिखने के बाद, तो देख लेते हैं। 14,40,000 प्लस 8 लाख, ये हमारा हो गया 22,40,000, ठीक है। यहाँ पे 16 लाख, 16 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 3,20,000, ये भी हमारा हो गया 22,40,000 रुपए। मतलब कि हमने जो अजम्पशन लिया था वो सही हो गया, ठीक है। अब जो चीजें बाकी है ना वो कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे स्टॉक है 8 लाख का टोटल करंट एसेट, उसमें से स्टॉक है 3,20,000 का, तो 8 लाख माइनस 3,20,000, बैलेंसिंग फिगर है 4,80,000। 4,80,000 को मैं क्या बोल सकता हूँ, अदर करंट असेट। वैसे यहाँ पे 3,20,000 की करंट लाइबिलिटी और बीओडी है 80,000 का, तो 3,20,000 माइनस 80,000, ये मेरा हो गया 2,40,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा मेरा, अदर करंट लाइबिलिटी। तो इसी के ही साथ ये वाला सम हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही नया पॉइंट था, आपको ये अजम्पशन से लेके करंट असेट, अरे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, क्या नहीं थी, कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी लेना है, ठीक है। बाद में टोटल असेट क्या था हमारा, यहाँ पे टोटल असेट था एफ एल प्लस सी एल, अरे एफ ए प्लस सी ए, और टोटल लाइबिलिटी क्या था, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस
करंट लाइबिलिटी, जहाँ पे मैंने इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस को क्या बना दिया था, पीएफ प्रोप्राइटरी फंड। इतना यहाँ पे याद रखने की चीजें इस सम के लिए, बाकी कुछ भी आप याद नहीं रखोगे ना, बाकी सब तो आपने देखा ना, हंसते हंसते निकल गया। ये पूछा जाएगा तो 6 मार्क्स के अराउंड अराउंड पूछा जाएगा, उससे ज्यादा का ये वर्थ नहीं रखता है, भले ही ये पॉइंट है तब भी, क्योंकि ये असम्पशन अपने लोगों को पता होनी चाहिए। तो ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5 मार्क्स में पूछेंगे ये सब, क्योंकि ऑलवेज हमेशा ये 1 2 और ये 3 फिगर हमने देखी, ये चौथी फिगर देखी, ये 5वीं फिगर देखी, ठीक है। अंदर की फिगर लो या बाहर की फिगर लो, ऐसे 5 फिगर बनती है, ये 5 फिगर आपकी आ गई, आपका आंसर वैलिड हो जाएगा। अगर ये बाइफरकेशन नहीं दोगे तो 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, इतना याद रखना। तो बी ऑन योर सेल्फ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेक्चर का हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट अब मेरे पास बचे 10 मिनट, तो 10 मिनट में कोई और सम बचे होगा नहीं, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी बोलना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और रेशियो का चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है ना, उनका रिवीजन मारते रहना, मारते रहना, एग्जाम तक है ना। हो सके ना तो हर 3 या 4 दिन में एक बार रेशियो के फॉर्मूलाज उठा के देख लो, रेशियो के फॉर्मूलाज उठा के देख लो, 1 2 सम उठा के देख लो, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको है ना रेशियो के है ना बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मैंने अगर मुझको टाइम मिलता है ना तो मैं आरटीबी एमटीबी को है ना कंक्लूड करके आपको दे दूंगा, नहीं है ना मैंने है ना, हाँ, न्यू वॉल्यूम पर्सनल सीए इंटर एफएम रेगुलर कोर्स पीवाईक्यू, मैंने एक कंपाइलेशन बना के रख दिया है September 25 का, मतलब कि कंपाइलेशन तो नहीं है, बट वो क्या है, ये September 25 तक है ना, जितने भी आरटीबी एमटीबी है ना हमारे पास, वो सारी की सारी मैंने एक जगह लाके रख दी है। तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी 3 4 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी मुझे September 25 का आ गया है, जनवरी का ऐड करना उसमें अभी बाकी है। तो जैसे ही वो हो जाता है जनवरी वाला पोर्शन ऐड, हम हमारा ये आपको दे देंगे पीडीएफ, या तो ऐसा करते हैं, ये पीडीएफ है ना आज या कल में हम लोग अपलोड करवा देते हैं। कैन आई शो यू विंडो कैप्चर, डिस्प्ले कैप्चर? ओके, डिस्प्ले कैप्चर हो रही है, देखो एक फोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर क्या है, ऐसे है ना, हम्म, ऐसे है ना, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी का एक फोल्डर मिल जाएगा, एंटर मारो, Jan 25, May 24, May 25, November 23, September 24, September 25, ठीक है। तो ऐसे चारों का चार आपको मिल जाएगा, ठीक है। Jan 25 में एमटीपी 1, एमटीपी 2, देखो मजबूत बना के रखा है, बट इसको अब एक अपलोड करने की देरी है। पास्ट ईयर पेपर में डायरेक्ट हमने है ना सजेस्टेड वाला पोर्शन ही रखा है, सजेस्टेड आंसर वाला, ताकि है ना आपको कोई प्रॉब्लम ना है। आरटीपी डायरेक्ट आरटीपी है, वैसे ही May 24 में एमटीपी पीवाईक्यू एंड आरटीपी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने पूरा का पूरा यहाँ पे बना के रखा है, तो ये आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अ, तो लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी बोलो, हमें जितनी जल्दी हो सके अलग रीच पे पहुंचना है, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर, 10,000 एंड देन सो ऑन, हमारे हम चाहते हैं कि इस जर्नी में आप भी सपोर्ट करो। अगर कोई लेक्चर देख रहा है और सब्सक्राइब किए बिना जा रहा है तो वो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। 67 सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हम 10-20,000 की सब्सक्राइबर की लिस्ट में हम हिट कर जाए, ठीक है। डन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।